जीएस पॉइंटर के आपको सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से अब तक जो बीपीएससी में, जब से बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है तब से लेकर के अब तक जो भी इतिहास के फर्स्ट चैप्टर से, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका अध्ययन कर लिए हैं। और ये जनरल नॉलेज जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके पास ये इम्पोर्टेंट है। और चूँकि आप लोग अब क्लास 12 पास कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन या पीजी के छात्र हैं तो उन सब के लिए आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये जीएस पॉइंटर है। तो साथ में हम लोग घटना चक्र का कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जनरल नॉलेज में अब तक जो बीपीएससी ने पूछा है हिस्ट्री से और अदर सब्जेक्ट से, सभी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हमारा सेकंड लेक्चर में हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा जो लेक्चर है वो है वैदिक काल। वैदिक काल फर्स्ट जो था वह हमारा था पाषाण काल और सैंधौस सभ्यता। तो पाषाण काल और सैंधौस सभ्यता जो था वो पाषाण काल हमारा प्री हिस्ट्री था, प्राक इतिहास था, और जो सैंधौस सभ्यता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो हमारा आद्य इतिहास था, प्रोटो हिस्ट्री था। और अब हम एक तरह से इतिहास का अध्ययन करेंगे क्योंकि वैदिक काल से क्या होता है कि हमें आपको रिटन जो एविडेंस है, कुछ जो लिखित साक्ष्य है वह मिलना शुरू हो जाता है और उस साक्ष्य को पढ़ना भी हम जान गए हैं, सीख गए हैं। तो इस तरह से अब हम लोग इतिहास की मुख्य रूप से शुरुआत कर रहे हैं और इसमें आपको जो भी अभी तक वैदिक काल, वैदिक पीरियड से, वैदिक एज से जो भी क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में पूछे गए हैं उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि वेद जो है वो कितने हैं, वेद हमारे 4 हैं। वेद जो है वो 4 है, वेद हमारा 4 है, जिसमें एक आप हमारा है ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और अंतिम हमारा अथर्ववेद है। तो हमारा जो ये ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में 10 मंडल है, यानी 10 भागों में ऋग्वेद हमारा आपको बटा हुआ है। तो उसमें से जो 9वां मंडल है उस 9वां मंडल में किसकी चर्चा जो है किया गया है, किससे संबंधित बातें ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको चर्चा किया गया। तो 9वां मंडल जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा ये मंडल है। तो इस तरह से अगर देखिए तो ये 40वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन को। तो ये ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम और स्पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। सोम, ये सोम क्या है कि प्राचीन काल में जब कोई यज्ञ होता था तो उस यज्ञ में कुछ नशा वगैरह के लिए क्या करते थे कि उस समय के जो ऋषि मुनि होते थे या जो भी उस यज्ञ में शामिल होने वाले लोग होते थे तो वे कुछ क्या करते थे कि पेय पदार्थ यानी पीने के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह यूज करते थे और उसी ड्रिंक को, उसी पेय पदार्थ को सोम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह, और इसी को सोम रस भी एक तरह से कहा जाता है। तो सोम जो है और इस पेय पर नामांकित जो देवता है जिसे हम सोमदेव के नाम से जानते हैं, तो इसका वर्णन ऋग्वेद के 9वां मंडल में है। यही हमारा क्वेश्चन था कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, यानी पूरी तरह से सोम, और इस सोम क्या है, एक पेय है, एक ड्रिंक है,
और या सोम रस इसको हम बोल सकते हैं। और इसी ड्रिंक पर ड्रिंक से संबंधित जो देवता है उसी देवता के बारे में पूरे विस्तार से इस ऋग्वेद के 9वें मंडल में चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, भोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 39th बीपीएससी का ये आपका क्वेश्चन है। भोगज कोई, अब ये जो भोगज कोई है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। ये स्थान मध्य एशिया, मिडिल एशिया में यह स्थान स्थित है भोगज कोई। और यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में क्या है, इसका आंसर देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यानी जो भोगज कोई है यह एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है। प्राचीन काल में अभिलेख जो है वह पत्थरों पर, रॉक वगैरह पर और पिलर वगैरह, पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स जो है से मुख्य रूप से आपको प्रचलन था प्राचीन काल में और वैदिक काल में भी। और वैदिक काल का टाइम पीरियड भी हम लोग जानते हैं कि 2 भागों में है। एक ऋग वैदिक काल है जिसको हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो ऋग वैदिक काल है, और 1000 से 600 बीसी के बीच का जो टाइम है इसको हम आपको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। तो इस तरह लेटर वैदिक नहीं तो आपको मगध साम्राज्य वगैरह आ जाएगा, 600 ईसा पूर्व से शुरुआत हो जाएगा। लेकिन ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसी समय लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास में आपको मध्य एशिया में एक स्थान है भोगज कोई, वहाँ पर एक अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख में आपको जो भी देवताओं का नामोल्लेख किया गया, देवताओं के कुछ नाम का उल्लेख किया गया है। और जिन देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया है वो भारत के वैदिक काल के देवताओं से मिलता जुलता है। और ये मध्य एशिया कहाँ है? आपको ईरान के आसपास में ये मिला है आपको अभिलेख। ये भोगज कोई ईरान के पास स्थित है। तो इसी आधार पर हमारे इतिहासकारों ने भारत की जो वैदिक सभ्यता है या आज का जो हम लोग मानव हैं, तो हमको कहा गया कि भाई हम लोग मध्य एशिया से आए हैं। मतलब आर्य जो है, हम लोग भारत के निवासियों को आर्य कहा जाता है। तो आर्य कहाँ से आए? तो इतिहासकार इसी भोगज कोई अभिलेख के आधार पर तर्क देते हैं कि भाई आर्य जो है वह मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि मध्य 1500 ईसा पूर्व में आपको ऋग वैदिक काल शुरू होता है भारत में, और 1500 ईसा पूर्व में के आसपास का अभिलेख हमें भोगज कोई से यानी मध्य एशिया से, ईरान के आसपास से हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें भारत के देवताओं का वर्णन है। और उसमें आपको 4 देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन है, अग्नि, मित्र, वरुण और इंद्र। ये इंद्र आप जानते हैं कि ये सनातन धर्म में इंद्र देवता का लोग पूजा करते हैं। और ये 4 देवता अग्नि, मित्र, वरुण और इंद्र, तो इन 4 देवताओं का आपको नाम लिखा हुआ है आपको भोगज कोई अभिलेख में। और इसी से चूँकि ये देवता हमारे भारतीय देवता है, भारत में वैदिक काल के ये देवता है अग्नि, मित्र, वरुण और इंद्र। और इसी वजह से कहा गया कि भाई आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए और भारत में अपना विस्तार किए। तो यहाँ क्वेश्चन था कि भोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक देवता कौन कौन है? अग्नि, मित्र, वरुण और इंद्र का आपको मुख्य रूप से चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया। ये 42वें बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए ये सभी वैदिक काल चैप्टर से है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया। तो परुसनी नदी के तट पर ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। और ये 10 राजाओं का जो युद्ध है इसी को हम दासराग्य युद्ध भी कहते हैं। इसी को हम दासराग्य युद्ध भी कहते हैं। तो इस युद्ध का अगर आप देखिए
तो इसका चर्चा ऋग्वेद में ही है। जिस तरह से ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम और इस पेय से संबंधित देवता के नाम का उल्लेख है, तो बिल्कुल उसी तरह से ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, तो 7वें मंडल में आपको उस मंडल की रचना वशिष्ठ मुनि ने की है और उसमें जो है दासराग युद्ध का आपको वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि इसमें ये परुशनी नदी को ही आज के समय में रावी नदी कहा जाता है, जिसके किनारे जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, और इसी रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। तो ये इसी रावी नदी को प्राचीन काल में परुशनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसी नदी के किनारे जो है भारत का पहला युद्ध एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऋग्वैदिक काल में हो रहा, बहुत पहले, यानी भारत का सबसे पहला युद्ध इसको हम बोल सकते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स। वहाँ हम लोग इंग्लिश वर्जन में उसको देखेंगे। तो इसमें जो दासराग युद्ध है, इसमें 10 राजाओं का युद्ध इसको कहा जाता है। तो 10 राजा में क्या हुआ था कि ये 2 पार्ट में ये बट गए थे। एक पार्ट में आर्ज थे और एक पार्ट में अनार्ज थे। अनार्जों के राजा थे और आर्जों के राजा थे। तो ऐसा नहीं है कि ये अनार्जों के राजा में सिर्फ अनार्ज ही थे, दोनों मिक्स थे। मतलब मुख्य रूप से आर्जों और अनार्जों के राजाओं के बीच में यह युद्ध हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें आपको एक तरफ राजा सुदास थे, ये भरत वंश के राजा थे। एक तरफ है राजा सुदास थे जो भरत वंश के राजा थे, और दूसरे तरफ आपको 10 राजा शामिल थे। 10 राजा इसमें शामिल थे, जिसमें आपको जद्दू, कुरु, त्रित्सु, जद्दू, कुरु, त्रित्सु, उसके बाद आपको सीवी, पख्त, विसानिन, आपको 1 2 3 4 5 6 हुआ, 4 और राजा थे। विस्तार से जब हम लोग बैटल ऑफ 10 किंगों को पढ़ेंगे तो वहाँ हम 10 राजाओं का, यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझा रहे हैं। तो इसकी जो सुदास था, इसके सेनापति आपको वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ जो है इसके सेनापति थे, और यही जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल का चर्चा लिखे हैं, जिसमें आपको दासराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किए हुए हैं। और दूसरे तरफ आपको विश्वामित्र है। ये अनार्जों का नेतृत्व कौन कर रहा है? विश्वामित्र कर रहा है। इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में कि विश्वामित्र जो है पहले राजा सुदास के आपको पुरोहित थे। ये सुदास भरत वंश का राजा है, तो इसके पुरोहित थे विश्वामित्र। किसी बात को लेकर के सुदास और विश्वामित्र के बीच में विवाद हो जाता है। तो विवाद हो जाता है, विवाद के बाद जो है सुदास, जब विश्वामित्र जो है सुदास के दरबार से चले जाते हैं, तो सुदास क्या करता है कि वशिष्ठ ऋषि को अपना पुरोहित बना लेता है। और इसी के कारण ये नाराज हो जाता है। कौन? विश्वामित्र काफ़ी नाराज हो जाते हैं। और यही 10 जो अनार्जों के आपको राजा है और कुछ आर्जों के भी राजा है, तो इन सब को एक साथ मिला करके और उसके बाद इस परुशनी नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक भयानक लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में क्या होता है कि इस राजा सुदास की विजय होती है। ये राजा सुदास की विजय होती है। तो यही आपको द बैटल ऑफ 10 किंग है, दासराग युद्ध है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में आपको अंकित मिलता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण हम लोग करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरह से इस मंत्र, चूँकि वेद जो है क्या है, ये मंत्रों और सूक्तों का एक तरह से संग्रह है, कलेक्शन है, वो मंत्र ही है उसमें।
तो गायत्री मंत्र आज के समय में जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं, खासकर यज्ञ वगैरह में तो उच्चारण इसका किया ही जाता है, और लोग प्रतिदिन जो है सनातन धर्म में लोग पूजा पाठ करते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार कैसे कैसे लोग करते हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। देखिए 39वीं बीपीएससी में ये भी आपको वैदिक काल से क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ये धर्मशास्त्र के समय में, ये धर्मशास्त्रों का जो युग था, जिस समय बहुत सारे धर्मशास्त्र लिखे गए, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ लिखे गए, जैसे मनु स्मृति हो गया, याज्ञवल्क स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, देवल स्मृति हो गया, कुल 7 स्मृति है। मतलब उस समय के हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की किताब आप उसको मान सकते हैं स्मृतियों को। तो ये सब क्या है? धर्मशास्त्र है। तो एक ऐसा काल वैदिक काल के बाद आता है जिस समय बहुत सारे धर्मशास्त्रों का निर्माण होता है, और उसी काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आती है। मतलब छुआछूत की अवधारणा आपको स्पष्ट रूप से आती है। छुआछूत मतलब ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो आपको स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के समय में उभर कर सामने आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68वीं बीपीएससी में पूछा है, और ये भारतीय उपनिषद में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। ये लगभग 3000 साल पहले लिख रहा है यहाँ पर। देखिए ये किस तरह से ऑप्शन बना दिया है, 3000 साल पहले। ये इस तरह का ऑप्शन बड़ा खतरनाक ऑप्शन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में आपको लोहे की जो खोज है, वह लोहे का प्रयोग लगभग 1000 बीसी में प्रारंभ हुआ था। यानी अभी 2026 ईस्वी हो रहा है, तो आज से 2026 साल पहले जीरो था, और उसके 1000 साल पहले का समय 1000 बीसी है, 1000 ईसा पूर्व है। तो जीरो से पहले वाला 1000 और जीरो के बाद वाला 2026 वर्ष जोड़ दीजिए, अभी वाला 2026 हो रहा है, तो 1000 और 2000 कितना हो गया? लगभग 3000, लगभग है, ये अप्रॉक्स नहीं है। तो हम अगर क्वेश्चन ईसा पूर्व में पूछे तो 1000 ईसा पूर्व आप याद रखिएगा कि भारत में लोहे का प्रयोग जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोहे का जो प्रयोग है वह आज से 3000 साल पहले हुआ। और 3000 साल पहले का मतलब है लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ईसा पूर्व में क्वेश्चन पूछेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप देखिएगा तो इसका जो है आपको उत्तर प्रदेश में इसका साक्ष्य मिलता है, लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य। तो उत्तर प्रदेश में आपको अतरंजी खेरा में मिलता है, एक स्थान है जिसका नाम है अतरंजी खेरा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि भारत में लोहे के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है एटा जिला, और इसी एटा जिला में एक स्थान है अतरंजी खेरा। वहीं पर लोहे के प्रयोग का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। और 1000 ईसा पूर्व का मतलब होता है आज से लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है वैदिक काल का। उसके बाद हम इंग्लिश वर्जन इसका देखेंगे। सत्यमेव जयते लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। 108 उपनिषद है, जो 108 हम कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों के उपदेश इसमें संकलित है, और उनका दार्शनिक विचार जो है वो संकलित है। ये उपनिषद एक तरह से एक फिलॉसफी है, जो प्राचीन काल का, वैदिक काल का एक फिलॉसफी है, जो 108 इसकी संख्या है। और चूंकि प्राचीन काल में गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, उसी ज्ञान को उपनिषद कहा जाता था।
गुरु के पास बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। तो उसी उपनिषद में से एक उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद, और उसी मुंडक उपनिषद में सबसे पहले सत्यमेव जयते आपको लिखा गया है। जो आज के समय में देखेंगे तो हमारे जो जज वगैरह होते हैं, न्यायालय वगैरह, कोर्ट वगैरह में ये सत्यमेव जयते जो है ये लिखा रहता है। तो इस तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए हैं। अब इंग्लिश मीडियम को सिर्फ हमको पढ़ देना है, और इसको उसके बाद ये हमारा आज का जो ये चैप्टर है, सेकंड लेक्चर है, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम जीएस का जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा चैप्टर इसमें बाद में देखेंगे। देखिए वैदिक एज ये क्लियर कर चुके हैं कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 से कितना है, 1000 BC है। ये आपको ऋग्वैदिक एज है, और 1000 से 600 BC का जो टाइम है ये उत्तर वैदिक है, यानी हम कह सकते हैं कि लेटर ऋग्वैदिक पीरियड कह सकते हैं इसको। तो इसमें हमारा जो भी आज तक BPSC से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक इस वैदिक एज चैप्टर से उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। द 9th मंडल ऑफ द ऋग वेदा इज डिवोटेड फुल्ली टू, यानी ऋग वेद का 10वां मंडल पूर्णतः समर्पित है किसके नाम से? सोम देवता के नाम से समर्पित है। सॉरी, सोम क्या है? एक रस है। सोम रस एक ड्रिंक है, और उसी के नाम और उसके बारे में विस्तार से चर्चा ऋग्वेद के 9th मंडल में किया गया है। ये सोम क्या है? द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, एक देवता का नाम है जो एक पेय से संबंधित देवता है, उसी को सोमदेव कहते हैं, और उस ड्रिंक को हम सोम रस के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का पौधा होता है जो मुंजवंत पर्वत पर पाया जाता था, और उसी आपको पौधा से लोग एक ड्रिंक बनाते थे जिससे नशा होता था, तो उसी को सोम रस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोगज कोई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है, वेयर फाउंड विच मेंशन्ड द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसमें क्या है कि आपको वैदिक काल के जो देवता है और जो देवी है उसके नाम का वर्णन आपको इस इंस्क्रिप्शन में, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में है जो मिडिल एशिया में है, मध्य एशिया में, ईरान के पास स्थित है, और ये 1500 BC के आसपास का है, जब से इंडिया में ऋग्वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। इसी वजह से हमारे इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य है भारत के, वो मध्य एशिया से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे, क्योंकि उसी टाइम के इंस्क्रिप्शन में यहाँ के देवी देवताओं के नाम का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, यानी जो प्रसिद्ध युद्ध है 10 राजाओं का युद्ध है जिसको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं, दासराग युद्ध कहते हैं। भारत का पहला युद्ध जिसे हम कहेंगे, वो युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो परुसनी नदी के किनारे हुआ, और इसी परुसनी नदी का आज के समय में रावी रिवर के नाम से इसको हम जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में आपको से होकर के ये प्रवाहित होती है रावी नदी, और इसी के तट पर आपको लाहौर वगैरह भी स्थित है। तो इस तरह से फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। कौन सा रिवर? परुसनी रिवर, और परुसनी रिवर का जो प्रेजेंट नेम है वो रावी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन, गायत्री मंत्र पाए जाते हैं किसमें? ऋग्वेद में पाए जाते हैं गायत्री मंत्र। ऋग्वेद, चूंकि वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र पाए जाते हैं, जिस गायत्री मंत्र का प्रतिदिन लगभग हमारे सनातन धर्म में लोग पूजा पाठ के क्रम में उसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, यानी कौन सी अवस्था है जब छुआछूत की, अछूत की अवधारणा आपको स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है? तो धर्म शास्त्रा फेज, यानी
एक फेज है जिसमें ऋग्वेद की रचना होती है, एक फेज है जिसमें सामवेद यानी वेदों की रचना होती है, और वेदों की रचना के बाद बहुत सारे आपको धर्मशास्त्रों की रचना होती है। तो उस फेज को हम धर्मशास्त्र फेज के नाम से जानते हैं। और उसी धर्मशास्त्रों के रचना के समय उसको जब लिखा जा रहा था तो उसी समय पहली बार ये जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो कंसेप्ट है, अछूत की जो आपको अवधारणा है, वह स्पष्ट रूप से सामने आती है। नेक्स्ट देखिए, द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में आपको लोहे का यूज, प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? तो कब देखा गया? तो अराउंड 3000 ईयर्स एगो, आज से लगभग 3000 साल पहले भारत में हम देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का जो यूज है वह आपको देखा जाता है। और 3000 ईयर्स एगो का मतलब है लगभग 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व में। और इसके बारे में हम बता दिए कि भारत में उत्तर प्रदेश के एटा जिला में जो अतरंजी खेड़ा है वहीं पर आपको आयरन का पहला एविडेंस हमें प्राप्त होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद। हमने बताया कि टोटल जो उपनिषद है उसकी संख्या 108 है, और इस 108 उपनिषद में 108 ऋषि मुनियों के विचारों का संकलन है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है उसका संकलन है उपनिषद में। तो ये बहुत ही ज्ञान प्रदान करने वाला आपको पुस्तक है। और उसी 108 उपनिषद में से एक उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद, और उसी में पहली बार सत्यमेव जयते का चर्चा किया गया। जो आज हम देखें तो जो भारत का आपको सील है, मुहर है, उसमें आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। हमारे तिरंगा पर भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है, और जहाँ आपको अदालत में जज बैठते हैं वहाँ, और ऑफिसर वगैरह जो बैठते हैं वहाँ भी सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ मिलता है। और ये मुंडको उपनिषद से यह शब्द लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए, आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग जो जीएस पॉइंटर हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र का, उसमें आज तक पूछे गए जो पीसीएस एग्जाम्स में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको अगर आप देखें और साथ में आप घटना चक्र का जो एक कंबाइंड जो आप देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई भी जो सब्जेक्ट है वह ग्रेजुएशन या पीजी लेवल का इस पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको कॉम्पिटिटिव विथ आपको एकेडमिक दोनों एक साथ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ढेर सारे चैनल्स पर भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इत्मीनान से आप पूरे लेक्चर को सुने और नोट्स वगैरह भी बनाते चले। और अप्रैल से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए हम आपको अपना नोट्स वगैरह भी, जब हमारा लेक्चर एक चैप्टर समाप्त होगा वीकली, तो उसका नोट्स भी हम आप लोगों को अवेलेबल कराते जाएंगे, ताकि लेक्चर और नोट्स दोनों पढ़ेंगे तो आपका एकेडमिक भी पूरा हो जाएगा। और कोई भी कंपटीशन अगर बीच में आएगा उसमें आप बैठेंगे तो आप अपने आप को चेक करके भी देख लेंगे कि हमारी कितना प्रिपरेशन हुआ। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी कह करके आप सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए।